गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यापारिक संनियम का व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक सीमित देयता साझेदारी का परिचय का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें, भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 प्रचलन में था, लेकिन इस साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न खामियों और विभिन्न तरह के दायित्वों के अधिक उत्पन्न होने के कारण भारत में सीमित देयता साझेदारी अधिनियम लाया गया। ये अधिनियम सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 में एक विशेष अधिनियम का दर्जा देते हुए इसको पारित किया गया और ये अधिनियम 1 अप्रैल 2009 को अधिसूचना की तारीख से संपूर्ण भारत में प्रभावित किया गया। अब इससे पहले देखते हैं हम इसकी कहाँ से ये अधिनियम की शुरुआत हुई। विद्वानों का मत है कि सीमित देयता साझेदारी का जन्म स्थान इटली है, किंतु फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर सर्वप्रथम सीमित देयता साझेदारी के संबंध में वैधानिक नियमन व्यवस्था का 1673 में ही श्री गणेश हुआ था। तत्पश्चात इस अवधारणा को ब्रिटेन एवं कई अन्य यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया जाने लगा। वर्तमान में यह अवधारणा विश्व के कई देशों जैसे जापान, सिंगापुर, चीन, जर्मनी, यूनान, पोलैंड आदि के उद्यमियों पेशेवर व्यक्तियों की प्रिय अवधारणा बन गई है। भारत में सीमित देयता साझेदारी का श्री गणेश सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के पारित होने के साथ ही हुआ है। राज्यसभा ने सीमित देयता विधेयक को 24 अक्टूबर 2008 को पारित किया था, जबकि लोकसभा द्वारा इसे 12 दिसंबर 2008 को पारित किया गया था। 7 जनवरी 2009 को इस विधेयक को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी सम्मति प्रदान कर अधिनियम का रूप प्रदान कर दिया। इस अधिनियम में 81 धाराएं एवं 14 अध्याय तथा 4 अनुसूचियां हैं। यह अधिनियम की एक संक्षिप्त जानकारी है। अधिनियम का विस्तार एवं प्रारंभ क्या है। सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अधिनियम में लिखा है कि यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो तिथि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित करेगी, किंतु विभिन्न धाराओं को प्रभावी करने के लिए भिन्न भिन्न तिथियां निर्धारित की जा सकेंगी। तदनुरूप इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2009 को अधिसूचित करने के बाद से तथा इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं को धीरे धीरे विभिन्न तिथियों से प्रभावी बनाया गया। अर्थात अब हम इसका अध्ययन करें तो ये अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया एक विशेष अधिनियम है, जिसको राष्ट्रपति के सम्मति और मोहर के साथ इस अधिनियम का रूप प्रदान किया गया और इसको भारत में संपूर्ण भारत में आपके 1 अप्रैल 2009 से इसको प्रभावी बनाया गया। अब देखते हैं कि सीमित देयता साझेदारी का क्या अर्थ एवं परिभाषा। ये हमने अधिनियम के बारे में बताया। तो सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अनुसार सीमित देयता साझेदारी से तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित एवं पंजीकृत है। इस अधिनियम की धारा 2N के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम में यह भी लिखा है कि सीमित देयता साझेदारी एक निगम निकाय है जिसका निर्माण एवं समामेलन इस अधिनियम के अधीन हुआ है तथा यह अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व वाली वैधानिक संस्था है।
सीमित दायित्व साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में होने वाले किसी प्रकार का परिवर्तन का सीमित देयता साझेदारी के अस्तित्व, अधिकार अथवा दायित्वों पर प्रभाव नहीं होगा। ये अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के निष्कर्ष में कि सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन निर्मित एक समामेलित निगम निकाय है जिसका अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा जिसका प्रबंध सीमित देयता साझेदारी अनुबंध के अनुरूप होता है। अब इसके बाद देखिए, ये आपको पता लग गया होगा सीमित साझेदारी अधिनियम क्या है और सीमित देयता साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। अब हम इसकी सीमित देयता साझेदारी की विशेषताएं या लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमने ये कंटेंट में दिखा रखे हैं। निम्नलिखित विशेषताएं क्रमवार का अध्ययन कर रहे हैं। पहले ये समामेलित संस्था। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी एक समामेलित संस्था है जिसका निर्माण एवं समामेलन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन होता है। दूसरा है इसका विशेषता निगम निकाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी निगम निकाय है जिसका समामेलन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन होता है। प्रत्येक निगम निकाय एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसे एक प्राकृतिक जीवित मनुष्य के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु वह नागरिक नहीं है। अतः उसे एक नागरिक को प्राप्त मूलभूत संवैधानिक अधिकार भी नहीं होते हैं। इसी कारण कोई भी सीमित देयता साझेदारी व्यक्ति होते हुए भी देश के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकती है, ये शादी भी नहीं कर सकती है। तीसरी विशेषता इसकी न्यूनतम एवं अधिकतम साझेदार। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का निर्माण न्यूनतम 2 साझेदारों से किया जा सकता है। इसमें कम से कम 2 साझेदार होने आवश्यक हैं। इसके साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। सीमित देयता साझेदारी के साझेदार जीवंत व्यक्ति, एकाकी व्यक्ति अथवा निगम निकाय, कृत्रिम व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। अगला विशेषता है इसकी पृथक वैधानिक अस्तित्व। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यह अपने साझेदारों के साथ अनुबंध कर सकती है, उन पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा वे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला 5वां इसका विशेषता लक्षण है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये अपने साझेदारों के साथ अनुबंध कर सकती है, यह उन पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा वे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगला है 5वां अविच्छिन्न उत्तराधिकार। सीमित देयता साझेदारी एक पृथक वैधानिक संस्था है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसे तब तक अमरत्व प्राप्त है जब तक कि इसका कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए समापन नहीं कर दिया जाता। अधिनियम में यह स्पष्ट लिखा है कि सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीमित देयता साझेदारी के अस्तित्व, अधिकारों एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगले जो महत्वपूर्ण विशेषता है लक्षण है अनुबंध से साझेदार। सीमित देयता साझेदारी के साझेदार वे होते हैं जो सीमित देयता साझेदारी ठहराव अथवा अनुबंध के अनुरूप उसके साझेदार बनते हैं। इसके अतिरिक्त समामेलन प्रलेख में उल्लिखित नाम के व्यक्ति तथा जो समामेलन प्रलेख के अपदाता होते हैं वे भी सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन पर स्वतः इसके साझेदार बन जाते हैं। अगला बिंदु है मनोनीत और नामित साझेदार। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 मनोनीत साझेदार होने अनिवार्य हैं। केवल जीवंत व्यक्तियों, एकाकी व्यक्तियों,
का ही मनोनयन या नामांकन किया जा सकता है। मनोनीत साझेदारों में से कम एक साझेदार भारत में निवासी होना चाहिए। ऐसे साझेदारों का एक कर्तव्य है कि वह भारत सरकार से नामित साझेदार पहचान क्रमांक प्राप्त करे, अर्थात डिजाइन पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूर प्राप्त करें। अगली इसकी विशेषता है अंशदान या पूंजी। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार को सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप अपना अंशदान अर्थात पूंजी देना होता है। अंशदान मुद्रा में अथवा किसी भी मूर्त या अमूर्त संपदा में दिया जा सकता है। ऐसे अंशदान में मुद्रा, वचन पत्र, नकद या संपत्ति में अंशदान का ठहराव तथा प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का अनुबंध सम्मिलित हो सकते हैं। अगला बिंदु है इसका लाभ उद्देश्य से व्यवसाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का सम्मिलन किसी भी वैध व्यवसाय के संचालन से लाभ कमाने के उद्देश्य से कराया जाना अनिवार्य है। अगला बिंदु है इसका विशेषता का लाभ हानि का विभाजन। किसी भी अन्यथा अनुबंध के अभाव में सीमित देयता साझेदारी के साझेदार इसके लाभों तथा हानियों का समान अनुपात में विभाजन कराने के हकदार होते हैं। हमारा इस सीमित देयता साझेदारी की विशेषता लक्षणों का अध्ययन कराने के पीछे ये भी मानना है कि इससे इस सीमित देयता साझेदारी के पूर्ण रूप से इसके भाव को, इसकी क्रियाविधियों को और यह पता लगाया जा सकता है कि सीमित देयता साझेदारी है। और अगला है सीमित दायित्व, जो इसका प्रमुख बिंदु है, लक्षण है। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व है उसके सीमित देयता साझेदारी में अंशदान की सीमा तक सीमित होता है। सीमित देयता साझेदारी का कोई भी साझेदार केवल इस आधार पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि वह उस सीमित देयता साझेदारी का साझेदार है। सीमित देयता साझेदारी के सभी दायित्वों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है तथा उसकी संपत्तियों से ही उन दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है। किंतु यदि कोई किसी लेनदार के साथ कपट करता है अथवा किसी कपटपूर्ण कार्य भूल कर उत्तरदायी है तो उसका दायित्व सीमित होता है, किंतु इसका कोई भी साझेदार उसके किसी भी अन्य साझेदार के कपटपूर्ण कार्यों भूलों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात ये समझिए, भारत में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 था उसमें असीमित साझेदारी का प्रचलन था, लेकिन उसमें धीरे धीरे सीमित साझेदारी का प्रचलन बढ़ा। लेकिन इस समस्या से निजात, क्योंकि कई बार असीमित दायित्व जो साझेदारों का होता था, अगर कोई हानि हो जाती थी या दिवालिया कोई हो जाता था तो उस दशा में साझेदारी फर्म के जो सदस्य थे या पार्टनर थे उनका दायित्व सीमित होता था और उनकी निजी व्यक्तिगत संपत्तियों से उस साझेदार के दायित्वों को चुकाने के लिए वो बाध्य होता था। अब है इसकी अगली विशेषता सार मुद्रा। कोई भी सीमित देयता साझेदारी यदि निर्णय करती है तो सार मुद्रा रख सकती है। अगला बिंदु है अंतरण योग्य अधिकार। सीमित देयता साझेदारी के लाभों एवं हानियों में हिस्सा प्राप्त करने के हक अधिकार को अंशतः या पूर्णतः अंतरित किया जा सकता है। यह अधिकार हक सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप अंतरणीय होगा। अगला विशेषता है साझेदारों तथा सीमित देयता साझेदारी के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों के आपसी अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं नियमन उनके बीच सीमित देयता साझेदारी ठहराव से होता है। इसी प्रकार सीमित देयता साझेदारी एवं इसके साझेदारों के आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण नियमन भी सीमित देयता साझेदारी ठहराव के द्वारा ही होता है, किंतु ऐसे किसी लिखित ठहराव के अभाव में
उन सभी के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियमन इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के आधार पर होता है। निर्णय के बारे में निर्णय भी इसे एक विशेषता है। इसके अंतर्गत क्या है? सीमित देयता साझेदारी के किसी भी मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके किया जा सकता है, किंतु सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मामले का निर्णय सभी साझेदारों की सहमति अथवा सर्वसम्मति से किया जाएगा। प्रबंध के बारे में क्या है? सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय प्रबंध सभी साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। किसी अन्यथा अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार सीमित देयता साझेदारी के प्रबंध में भागीदारी कर सकता है। लेखांकन एवं अंकेक्षण इसकी विशेषता में आता है। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी को निर्धारित प्रकार की लेखा पुस्तकों को रखना होता है। उन्हें दोहरा लेखा पद्धति के अनुरूप रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराया जाना चाहिए जब तक वह साझेदारी उस वर्ग की साझेदारियों की श्रेणी में नहीं आती है। और अगला है वार्षिक विवरणी। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी विधिवत रूप से प्रमाणित वार्षिक विवरणी उसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। ये निर्धारित प्रारूप एवं विधि से निर्धारित शुल्क के साथ फाइल की जाएगी। इस तरह से सीमित देयता साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं एवं लक्षण का हमने अध्ययन किया है। इसमें एक छोटी सी टर्म और है, विदेशी सीमित देयता साझेदारी क्या होती है? विदेशी सीमित देयता साझेदारी से तात्पर्य उस सीमित देयता साझेदारी से है जो भारत के बाहर समामिलित है अर्थात पंजीकृत है, किंतु जो भारत में अपना व्यावसायिक स्थान स्थापित करती है। इस तरह से आज ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।